नमस्ते दोस्तों। आज हम भारत के उस सुनहरे और गौरवशाली इतिहास की गहराइयों में एक ऐसा सफर तय करने वाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। यह कहानी केवल लोहे और धातु से बने बेजान रॉकेटों की नहीं है, बल्कि यह कहानी भारत के कभी न टूटने वाले हौसले और जिद की है। आज हम उस वक्त में वापस जाएंगे जब दुनिया हमें सपेरों और जादूगरों का देश समझकर हमारा मजाक उड़ाया करती थी। हम जानेंगे कि कैसे बैलगाड़ी और टूटी हुई साइकिल से शुरू हुआ हमारा सफर आज चांद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंच गया है। इस वीडियो में हम इसरो के उन गुमनाम नायकों को याद करेंगे जिन्होंने अपने परिवार और सुख को त्याग कर देश के लिए जीवन दे दिया। हम जानेंगे थुम्बा के उस पवित्र चर्च की कहानी जिसने विज्ञान के लिए अपनी वेदी का बलिदान दे दिया और एक मिसाल कायम की। हम बात करेंगे उन आंसुओं की जो 2019 में बहे थे और उस मुस्कान की जो 2023 में हर भारतीय के चेहरे पर खिली थी। इस ऐतिहासिक और रोमांचक यात्रा को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक दिल से विनती है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपका एक लाइक इस वीडियो को उन करोड़ों भारतीयों तक पहुंचा सकता है जो अपने देश के इतिहास पर गर्व करना चाहते हैं। तो चलिए, समय के उस पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं उस दौर में जब भारत अपनी आजादी की पहली सांस ले रहा था। साल 1947 में जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तो वे हमारे देश को गरीबी और भुखमरी के गहरे अंधेरे में धकेल कर गए थे। उस समय देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि करोड़ों भूखे लोगों को दो वक्त की रोटी कैसे नसीब हो। दुनिया के बड़े बड़े विद्वान और पश्चिमी देश भविष्यवाणी कर रहे थे कि भारत जैसा गरीब देश ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। विज्ञान और अंतरिक्ष की बातें करना उस समय किसी पागलपन से कम नहीं माना जाता था और लोग इस पर हंसते थे। पश्चिमी देशों का मानना था कि अंतरिक्ष विज्ञान केवल अमीर और विकसित देशों का खेल है और भारत को इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन वे शायद भूल गए थे कि भारत वह महान भूमि है जहां हजारों साल पहले वेदों में ब्रह्मांड के रहस्य लिखे गए थे। यह वह मिट्टी है जिसने दुनिया को शून्य दिया, जिसके बिना गणित और विज्ञान की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारे प्राचीन इतिहास में आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने सदियों पहले ही ग्रहों की चाल बता दी थी। उसी महान विरासत को आगे बढ़ाने के लिए डॉ विक्रम साराभाई जैसे दूरदर्शी और जुनूनी वैज्ञानिक सामने आए। डॉ विक्रम साराभाई को आज हम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पितामह कहते हैं और यह उपाधि उन्हें ऐसे ही नहीं मिली। वह जानते थे कि अगर भारत को दुनिया के नक्शे पर मजबूत होना है तो हमें तकनीक का सहारा लेना ही होगा। उनके साथ थे डॉ होमी जहांगीर भाभा, जो भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की नींव रख रहे थे और एक महान स्वप्न दृष्टा थे। ये दोनों वैज्ञानिक न केवल अच्छे दोस्त थे, बल्कि वे आधुनिक भारत के निर्माता भी थे, जिन्होंने भविष्य को पहचान लिया था। डॉ साराभाई का सपना बहुत अलग था, क्योंकि वह अंतरिक्ष विज्ञान का इस्तेमाल किसी युद्ध या वर्चस्व के लिए नहीं करना चाहते थे। उनका मानना था कि उपग्रहों की मदद से हम अपने किसानों को मौसम की सही जानकारी दे सकते हैं और उनकी फसल बचा सकते हैं। हम बाढ़ और तूफानों की भविष्यवाणी करके लाखों लोगों की जान बचा सकते हैं और यही उनका असली और पवित्र मकसद था। लेकिन उस समय सरकार के पास पैसों की भारी कमी थी और संसाधन न के बराबर थे, जिससे राह बहुत मुश्किल थी। डॉ साराभाई को अपनी बात मनवाने के लिए नेताओं और अधिकारियों को बहुत समझाना पड़ा और फाइलों के चक्कर काटने पड़े। आखिरकार उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई और 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन हुआ। अब उनके सामने सबसे बड़ी और जटिल चुनौती यह थी कि रॉकेट लॉन्च करने के लिए सही जगह कहां से लाएं। वैज्ञानिकों की एक टीम ने पूरे भारत का नक्शा छान मारा ताकि एक ऐसी जगह मिल सके जो लॉन्च के लिए वैज्ञानिक रूप से सही हो। केरल के त्रिवेंद्रम के पास एक छोटा सा तटीय गांव थुम्बा उन्हें सबसे उपयुक्त लगा, क्योंकि वहां की भौगोलिक स्थिति खास थी। वैज्ञानिक दृष्टि से यह जगह एकदम सही थी, क्योंकि यह पृथ्वी की चुंबकीय भूमध्य रेखा के बहुत करीब थी। लेकिन वहां एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या थी जिसका समाधान विज्ञान की किसी भी किताब में नहीं लिखा था। उस जमीन पर हजारों मछुआरों का घर था और वहां एक बहुत पुराना सेंट मैरी मैगडालीन चर्च स्थित था। वह चर्च उस गांव के लोगों के लिए केवल एक ईंट पत्थर की इमारत नहीं थी, बल्कि उनकी आस्था और विश्वास का केंद्र था। डॉ साराभाई जानते थे कि किसी से उनका घर और उनका पूजा स्थल मांगना बहुत मुश्किल और संवेदनशील काम है। जबरदस्ती जमीन लेने से लोग नाराज हो सकते थे और एक बड़ा विवाद खड़ा हो सकता था जो मिशन को रोक देता। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वे वहां के बिशप रेवरेंड पीटर बर्नार्ड परेरा से मिलने पहुंच गए।
डॉ साराभाई ने बिशप के सामने अपना प्रस्ताव रखा और बहुत ही विनम्रता से बताया कि यह देश की प्रगति के लिए कितना जरूरी है। उन्होंने समझाया कि कैसे विज्ञान के जरिए हम मछुआरों को समुद्र में आने वाले तूफानों से पहले ही सावधान कर पाएंगे। बिशप एक बहुत ही समझदार और खुले विचारों वाले व्यक्ति थे और उन्होंने साराभाई की आंखों में देश प्रेम की सच्चाई देखी। उन्होंने साराभाई से कहा कि आप कल रविवार की प्रार्थना सभा में आएं। मैं अपने लोगों से बात करूंगा। रविवार की सुबह जब सभी मछुआरे प्रार्थना के लिए चर्च में जमा हुए, तो माहौल थोड़ा गंभीर और शांत था। बिशप ने अपने प्रवचन में कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारे बीच एक महान वैज्ञानिक आए हैं, जो हमसे कुछ मांगने आए हैं। उन्होंने कहा कि विज्ञान सत्य की तलाश करता है और धर्म भी ईश्वर के सत्य की ही तलाश करता है। बिशप ने बहुत भावुक होकर पूछा कि क्या हम अपने देश के भविष्य के लिए अपना यह छोटा सा घर ईश्वर के नाम पर नहीं दे सकते? वहां मौजूद हर एक व्यक्ति ने एक पल के लिए सोचा और फिर सबने एक स्वर में हां कर दी। यह दुनिया के इतिहास में शायद पहली बार हुआ था जब विज्ञान के लिए ईश्वर का घर खुशी खुशी दे दिया गया। मछुआरों ने बिना किसी विरोध के अपना गांव खाली कर दिया और उन्हें सरकार ने दूसरी जगह बसाया। कुछ ही दिनों में वह पवित्र चर्च वैज्ञानिकों की वर्कशॉप में बदल गया और वहां का नजारा बदल गया। जहां पहले प्रार्थना की मोमबत्तियां जलती थीं, वहां अब वेल्डिंग मशीनों की चिंगारियां निकलने लगीं। बिशप के रहने वाले घर को वैज्ञानिकों ने अपना ऑफिस बना लिया और वहां डिजाइनिंग का काम शुरू हो गया। चर्च के बगल में जो पशुओं का बाड़ा था, उसे प्रयोगशाला बना दिया गया, जहां दिन रात काम चलता था। यह सुनने में आज आपको अजीब लग सकता है, लेकिन भारत के पहले रॉकेट के हिस्से उसी बाड़े में जोड़े गए थे। शुरुआती दिन बहुत संघर्षपूर्ण थे, क्योंकि हमारे पास न तो गाड़ियां थीं और न ही बड़ी क्रेनें या मशीनें। वैज्ञानिकों को रोजमर्रा के काम के लिए तपती धूप में मीलों पैदल चलना पड़ता था या साइकिल का इस्तेमाल करना पड़ता था। वह तस्वीर आज भी हमारे दिलों में बसी है, जिसमें वैज्ञानिक रॉकेट का नोज कोन साइकिल के कैरियर पर ले जा रहे हैं। यह तस्वीर ही इसरो की असली पहचान है, जो बताती है कि हम कम साधनों में भी बड़ा काम करने का हौसला रखते हैं। जब रॉकेट के भारी हिस्सों को लॉन्च पैड तक ले जाना था, तो कोई ट्रक उपलब्ध नहीं था और रास्ते भी कच्चे थे। तब हमारे वैज्ञानिकों ने बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया और रॉकेट को बहुत सावधानी से लॉन्च पैड तक पहुंचाया। सोचिए, एक तरफ अत्याधुनिक विज्ञान था और दूसरी तरफ भारत की पुरानी परंपरा वाली बैलगाड़ी थी। यह दृश्य बताता है कि भारतीय वैज्ञानिक अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और शर्म नहीं करते। आखिरकार वह ऐतिहासिक दिन आ ही गया जब भारत ने अपनी पहली उड़ान भरी और आसमान को छूने की कोशिश की। 21 नवंबर 1963 को थुम्बा से नाइके अपाचे नाम का साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया। जैसे ही शाम के समय रॉकेट ने आसमान का सीना चीरा, वहां मौजूद हर भारतीय की आंखें खुशी से नम हो गईं। यह रॉकेट अमेरिका से लाया गया था, लेकिन इसे लॉन्च करने वाले हाथ भारतीय थे और दिमाग भारतीयों का था। डॉ होमी भाभा और डॉ साराभाई ने उस दिन एक दूसरे को गले लगाया होगा, क्योंकि उनका सपना हकीकत बन रहा था। इस सफलता ने भारतीय वैज्ञानिकों के अंदर एक नया आत्मविश्वास भर दिया कि हम भी दुनिया से मुकाबला कर सकते हैं। अब डॉ साराभाई का सपना था कि हम अपना खुद का रॉकेट और अपना खुद का सैटेलाइट बनाएं, जो पूरी तरह स्वदेशी हो। 1959 में इसरो की आधिकारिक स्थापना हुई और भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में औपचारिक कदम रखा। हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर दिया ताकि हम स्वदेशी तकनीक विकसित कर सकें और दूसरों पर निर्भर न रहें। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और 1971 में डॉ विक्रम साराभाई का अचानक निधन हो गया। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन उनका जलाया हुआ दिया बुझा नहीं। इसरो की कमान अब सतीश धवन जैसे सक्षम हाथों में थी, जिन्होंने डॉ साराभाई के विजन को आगे बढ़ाया। 1970 के दशक में भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट बनाने का फैसला किया, जो एक बहुत बड़ा कदम था। इस उपग्रह का नाम भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था, जो बहुत गर्व की बात थी। उस समय हमारे पास उपग्रह लॉन्च करने के लिए बड़ा रॉकेट नहीं था, इसलिए हमने सोवियत संघ से मदद मांगी। सोवियत संघ हमारा मित्र देश था और उसने हमारी मदद करने के लिए अपनी सहमति दे दी। बेंगलुरु के पास पीण्या में टीन के एक साधारण से शेड में इस हाईटेक उपग्रह को तैयार किया गया। वैज्ञानिकों के पास वहां शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थीं, लेकिन उनका हौसला हिमालय से भी ऊंचा था। 19 अप्रैल 1975 को जब आर्यभट्ट अंतरिक्ष में पहुंचा, तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया।
इसके बाद इसरो ने ठान लिया कि हम लॉन्चिंग के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे और अपना रॉकेट बनाएंगे। यह जिम्मेदारी डॉ एपीजे अब्दुल कलाम को दी गई, जो उस समय एक युवा और होनहार वैज्ञानिक थे। उन्हें एसएलवी-3 प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बनाया गया, जिसका काम था भारत का अपना सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाना। रॉकेट विज्ञान दुनिया का सबसे जटिल विज्ञान है, जहां हजारों पुर्जे एक साथ सही काम करने चाहिए। एक छोटी सी गलती या एक नट का ढीला होना भी पूरे मिशन को बर्बाद कर सकता है और करोड़ों का नुकसान हो सकता है। 1999 में जब एसएलवी-3 की पहली लॉन्चिंग हुई, तो पूरा देश उम्मीद भरी नजरों से टीवी और रेडियो पर चिपका था। लेकिन लॉन्च के कुछ ही सेकंड बाद रॉकेट में गड़बड़ी आ गई और वह नियंत्रण से बाहर हो गया। वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत और देश का पैसा कुछ ही पलों में बंगाल की खाड़ी के पानी में समा गया। डॉ कलाम उस समय बुरी तरह टूट गए थे, क्योंकि वह इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहे थे और बहुत दबाव में थे। उन्हें डर था कि अब मीडिया और सरकार उनसे तीखे सवाल पूछेंगे और उनकी आलोचना होगी। लेकिन उस समय इसरो के चेयरमैन सतीश धवन थे, जो एक महान लीडर थे और अपने लोगों को समझते थे। सतीश धवन ने डॉ कलाम को पीछे रहने का इशारा किया और खुद माइक थामकर मीडिया के सामने गए। उन्होंने कहा कि दोस्तों, हम फेल हो गए हैं, लेकिन मुझे अपनी टीम और उनकी मेहनत पर पूरा भरोसा है। उन्होंने सारी आलोचना और असफलता की जिम्मेदारी अपने सिर ले ली और टीम का बचाव किया। उन्होंने वादा किया कि 1 साल के अंदर हम दोबारा कोशिश करेंगे और सफल होकर दिखाएंगे। यह एक ऐसा सबक था जो डॉ कलाम ने अपने जीवन भर याद रखा और बाद में सबको सिखाया। सच्चा लीडर वही होता है जो विफलता की जिम्मेदारी खुद ले और सफलता का श्रेय अपनी टीम को दे। ठीक 1 साल बाद 1980 में एसएलवी-3 दोबारा लॉन्च के लिए तैयार खड़ा था और सबकी सांसें थमी हुई थीं। इस बार जब रॉकेट उड़ा, तो उसने बिल्कुल सही रास्ते पर उड़ान भरी और रोहिणी उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया। भारत अब दुनिया का छठा देश बन गया था, जिसके पास अपनी खुद की लॉन्चिंग क्षमता थी। सतीश धवन ने इस बार डॉ कलाम को आगे किया और कहा कि अब तुम जाओ और दुनिया को बताओ। यह जीत का जश्न था और इसरो के वैज्ञानिकों ने दिखा दिया कि वे हार से डरने वाले नहीं हैं। इसके बाद 80 और 90 के दशक में इसरो ने कई महत्वपूर्ण मिशनों को अंजाम दिया और अपनी ताकत बढ़ाई। हमने इनसैट सीरीज के सैटेलाइट लॉन्च किए, जिससे भारत में संचार क्रांति आई और जीवन बदल गया। गांवों में टेलीविजन पहुंचा और लोगों को घर बैठे दुनिया भर की खबरें और मनोरंजन मिलने लगा। किसानों को रेडियो और टीवी के जरिए खेती और मौसम की सटीक जानकारी मिलने लगी, जिससे पैदावार बढ़ी। लेकिन इसरो का सफर इतना आसान नहीं था, क्योंकि अभी कई बड़ी बाधाएं आनी बाकी थीं। जब भारत ने जीएसएलवी रॉकेट बनाने का सोचा, तो हमें क्रायोजेनिक इंजन की सख्त जरूरत पड़ी। यह इंजन बहुत भारी उपग्रहों को ऊंचाई तक ले जाने के लिए बेहद जरूरी होता है और इसकी तकनीक जटिल है। इसमें तरल हाइड्रोजन को -253 डिग्री सेल्सियस पर रखना पड़ता है, जो बहुत मुश्किल काम है। भारत ने रूस के साथ समझौता किया कि वे हमें यह तकनीक और इंजन देंगे ताकि हम आगे बढ़ सकें। लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों को भारत की यह तरक्की रास नहीं आ रही थी और वे जल रहे थे। उन्हें डर था कि भारत इस तकनीक का इस्तेमाल मिसाइल बनाने में कर सकता है और शक्तिशाली बन सकता है। अमेरिका ने रूस पर भारी कूटनीतिक दबाव डाला और भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। रूस ने दबाव में आकर तकनीक देने से मना कर दिया और भारत मझधार में फंस गया। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बहुत बड़ा झटका था और सब कुछ रुक सा गया था। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने इस अपमान को एक चुनौती की तरह स्वीकार किया और हार नहीं मानी। इसरो ने फैसला किया कि अगर दुनिया हमें तकनीक नहीं देगी, तो हम इसे खुद अपने दम पर बनाएंगे। नंबी नारायणन और उनकी टीम ने इस जटिल इंजन को बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया। यह काम बहुत मुश्किल था और इसमें कई साल लग गए और कई बार असफलता भी हाथ लगी। लेकिन आखिरकार भारत ने अपना स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाकर दुनिया को चौंका दिया और मुंह तोड़ जवाब दिया। आज भारत उन गिने चुने 4-5 देशों में है जिनके पास यह जटिल तकनीक खुद की बनाई हुई मौजूद है। इस सफलता ने जीएसएलवी रॉकेट को जन्म दिया, जिसे हम प्यार से बाहुबली कहते हैं, क्योंकि यह बहुत ताकतवर है। इसी बीच इसरो ने पीएसएलवी रॉकेट तैयार किया, जो दुनिया का सबसे भरोसेमंद घोड़ा साबित हुआ। पीएसएलवी ने न केवल भारत के, बल्कि दुनिया के कई देशों के सैटेलाइट लॉन्च किए हैं और पैसा कमाया है। एक समय था जब हम दूसरों से मदद मांगते थे और आज अमेरिका भी अपने सैटेलाइट हमसे लॉन्च करवाता है। 2008 में भारत ने चंद्रयान प्रथम लॉन्च करके अंतरिक्ष में अपनी धाक जमा दी और सबको हैरान कर दिया।
इस मिशन का बजट दुनिया के बाकी मून मिशनों के मुकाबले बहुत कम था, जो हमारी खासियत है। चंद्रयान प्रथम ने चांद की परिक्रमा की और वहां भारत का झंडा यानी मून इम्पैक्ट प्रोब गिराया। इस मिशन ने वह खोज की जो नासा जैसा बड़ा संगठन भी इतने सालों में नहीं कर पाया था। भारत ने पूरी दुनिया को बताया कि चांद की सतह पर पानी के कण मौजूद हैं और वहां जीवन की संभावना है। यह खोज विज्ञान के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई और दुनिया का नजरिया बदल गया। इसके बाद भारत ने मंगल ग्रह की ओर देखने की हिम्मत की, जो पृथ्वी से बहुत दूर है। मंगल तक पहुंचने के लिए बहुत सटीक गणना और लंबे सफर की जरूरत होती है, जिसमें महीनों लगते हैं। दुनिया के आधे से ज्यादा मंगल मिशन फेल हो चुके थे और यह बहुत जोखिम भरा काम था। चीन और जापान जैसे तकनीकी देश भी अपनी पहली कोशिश में मंगल तक नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन 2013 में इसरो ने मंगलयान लॉन्च किया और इतिहास रच दिया, जिसे कोई नहीं मिटा सकता। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना जो अपनी पहली ही कोशिश में मंगल तक पहुंच गया। इस मिशन की सबसे खास बात इसका बेहद कम बजट था, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया की मीडिया में हुई। हॉलीवुड की फिल्म ग्रेविटी का बजट हमारे मंगल मिशन के बजट से कहीं ज्यादा था। भारत में लोग मजाक में और गर्व से कहते थे कि ऑटो रिक्शा का किराया मंगलयान के खर्च से ज्यादा है। हमारे वैज्ञानिकों ने जुगाड़ तकनीक का इस्तेमाल किया और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का फायदा उठाया। हमने रॉकेट को गुलेल की तरह इस्तेमाल किया और कम ईंधन में यान को मंगल तक पहुंचा दिया। मंगलयान की सफलता के पीछे इसरो की महिला वैज्ञानिकों का भी बहुत बड़ा हाथ था। वह तस्वीर बहुत वायरल हुई थी, जिसमें साड़ी पहने महिलाएं एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दे रही थीं। यह नए भारत की तस्वीर थी, जहां महिलाएं विज्ञान के क्षेत्र में नेतृत्व कर रही थीं और रूढ़ियां तोड़ रही थीं। इसके बाद 2017 में इसरो ने एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पूरी दुनिया हैरान थी कि भारत ने इतनी सटीकता से यह कारनामा कैसे कर दिखाया, जो असंभव लगता था। अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़ना किसी तेज रफ्तार हाईवे पर गाड़ी चलाने जैसा खतरनाक होता है। 1 सेकंड की भी देरी हुई तो सैटेलाइट आपस में टकरा सकते थे, लेकिन इसरो ने इसे बखूबी अंजाम दिया। लेकिन सफलता के इस सफर में एक ऐसा पल भी आया जिसने पूरे देश को रुला दिया और उदास कर दिया। 2019 में भारत ने चंद्रयान द्वितीय लॉन्च किया, जिसका मकसद चांद की सतह पर सुरक्षित उतरना था। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था और पूरा देश रात को जागकर टीवी स्क्रीन से चिपका हुआ था। लैंडर विक्रम चांद की सतह के बहुत करीब पहुंच चुका था और बस कुछ ही पल बाकी थे इतिहास रचने में। अचानक आखिरी के कुछ सेकंड में लैंडर से हमारा संपर्क टूट गया और वह क्रैश हो गया। इसरो के कंट्रोल रूम में गहरा सन्नाटा छा गया और वैज्ञानिकों के चेहरे उतर गए और आंखें भर आईं। इसरो के चीफ के सिवन अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए और वह फूट फूट कर रो पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें गले लगाकर संभाला और उनकी पीठ थपथपाई, जैसे एक पिता अपने बेटे को संभालता है। यह दृश्य बताता है कि भारत अपने वैज्ञानिकों के साथ हर सुख और दुख में चट्टान की तरह खड़ा है। देश के लोगों ने वैज्ञानिकों को ट्रोल नहीं किया, बल्कि उनका हौसला बढ़ाया और संदेश भेजे। सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान ए जंग में और हम फिर उठेंगे। इस हार ने इसरो को और ज्यादा मजबूत बना दिया और उन्होंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा। वैज्ञानिकों ने लैंडर के डिजाइन में सुधार किया और सॉफ्टवेयर को अपडेट करके उसे और बेहतर बनाया। उन्होंने लैंडर के पैरों को मजबूत बनाया ताकि वह तेज गति से उतरने पर भी न टूटे और सुरक्षित रहे। 4 साल की कड़ी तपस्या के बाद 2023 में चंद्रयान तृतीय लॉन्च के लिए तैयार खड़ा था। 14 जुलाई 2023 को जब LVM-3 रॉकेट ने उड़ान भरी तो हर भारतीय का दिल धड़क रहा था। यह सफर 40 दिनों का था और हर दिन एक नई चुनौती लेकर आ रहा था और धड़कनें बढ़ा रहा था। चंद्रयान ने धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा को छोड़ा और चांद की तरफ अपना रुख किया। 5 अगस्त को उसने चांद की कक्षा में प्रवेश किया और पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिक गईं। 23 अगस्त की शाम को लैंडिंग का समय तय किया गया था और उत्साह चरम पर था। स्कूलों और कॉलेजों में लाइव स्क्रीनिंग का इंतजाम किया गया था ताकि बच्चे इस पल को देख सकें। मंदिरों में हवन हो रहे थे और मस्जिदों में दुआएं मांगी जा रही थीं कि मिशन सफल हो जाए। शाम 6:04 पर जैसे ही लैंडर ने चांद की सतह को छुआ, पूरा देश खुशी से झूम उठा। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया और इतिहास बन गया। जिस जगह पर कोई देश आज तक नहीं पहुंच पाया था, वहां भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा था। रूस का लूना 25 मिशन जो हमारे साथ ही गया था, वह क्रैश हो गया था, लेकिन भारत सफल रहा। यह भारत की इंजीनियरिंग और गणितीय क्षमता का सबसे बड़ा प्रमाण था, जिसे दुनिया ने माना।
वैज्ञानिकों ने आखिरी के 15 मिनट को 15 मिनट का खौफ नाम दिया था, क्योंकि सब कुछ मशीन पर निर्भर था। सफलता के बाद प्रज्ञान रोवर लैंडर से बाहर निकला और उसने चांद की सतह पर चहलकदमी की। उसने चांद की मिट्टी का विश्लेषण किया और वहां सल्फर और ऑक्सीजन की पुष्टि की। रोवर के पहियों ने चांद की मिट्टी पर अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो उकेर दिया, जो हमेशा रहेगा। जिस जगह लैंडर उतरा, उस जगह को प्रधानमंत्री ने शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया, जो बहुत ही सार्थक नाम है। और जिस जगह चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था, उसे तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया, ताकि हम अपनी कोशिश याद रखें। इस सफलता ने पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान कई गुना बढ़ा दिया और हम गर्व से भर गए। नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने भी इसरो के काम की तारीफ की और बधाई संदेश भेजे। इसरो की वजह से आज भारत में स्पेस सेक्टर में बाहर आ गई है और युवाओं में जोश है। स्काईरूट और एग्निकुल जैसी प्राइवेट कंपनियां अब अपने रॉकेट बना रही हैं और नई तकनीक ला रही हैं। हैदराबाद और बेंगलुरु में युवा इंजीनियर नए नए स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं और अंतरिक्ष के सपने देख रहे हैं। आज भारत केवल उपग्रह लॉन्च करने तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी सुरक्षा में भी इसरो का हाथ है। कारगिल युद्ध के समय हमें जीपीएस की मदद नहीं मिली थी, जिससे हमें काफी नुकसान हुआ था। उस कड़वे सबक को याद रखते हुए इसरो ने भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम नाविक बनाया है। अब हमारी सेना और हमारे मिसाइल सिस्टम किसी विदेशी जीपीएस के मोहताज नहीं है और हम आत्मनिर्भर हैं। हमारे मछुआरों को अब गहरे समुद्र में जाने पर भी रास्ता मिल जाता है और वे सुरक्षित वापस आते हैं। इसरो ने हाल ही में आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया है, जो सूर्य का अध्ययन कर रहा है। हम सूरज की आंखों में आंखें डालकर उसके रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत बड़ी बात है। यह मिशन हमें अंतरिक्ष के मौसम और सौर तूफानों के बारे में जानकारी देगा, जिससे हमारे उपग्रह सुरक्षित रहेंगे। अब इसरो का अगला बड़ा सपना गगनयान मिशन है, जिसकी तैयारी जोरों पर चल रही है। इस मिशन के तहत भारत अपने यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा और उन्हें सुरक्षित वापस लाएगा। इसके लिए इसरो ने व्योम मित्र नाम का एक महिला रोबोट भी तैयार किया है, जो पहले परीक्षण के लिए जाएगी। सोचिए, कितना गर्व होगा जब भारतीय रॉकेट से भारतीय यात्री अंतरिक्ष में जाकर तिरंगा फहराएंगे। भविष्य में भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की योजना भी बना रहा है, जहां हमारे वैज्ञानिक रह सकेंगे। वह दिन दूर नहीं जब कोई भारतीय चांद की धरती पर चलकर वहां से धरती को निहारेगा। इसरो की यह कहानी हमें सिखाती है कि साधन कम हो तो भी सपने बड़े देखे जा सकते हैं। एक साइकिल से शुरू हुआ यह सफर आज हमें अनंत आकाश की ऊंचाइयों तक ले आया है। यह साबित करता है कि अगर इरादे नेक हों और मेहनत सच्ची हो तो कुछ भी असंभव नहीं होता। दुनिया में कई देश अमीर हैं, लेकिन भारत जैसा जुनून और जज्बा किसी के पास नहीं है। हमारे वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है कि प्रतिभा किसी अमीर देश की जागीर नहीं होती, बल्कि मेहनत की होती है। आज भारत के गांव का बच्चा भी आसमान की तरफ देखकर वैज्ञानिक बनने का सपना देख सकता है। इसरो ने हमें यह विश्वास दिलाया है कि हम किसी से कम नहीं हैं और हम विश्व गुरु बन सकते हैं। यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह तो बस एक शुरुआत है नए कीर्तिमानों की। अंतरिक्ष में अभी अनगिनत रहस्य छिपे हैं, जिन्हें भारत को खोजना है और दुनिया के सामने लाना है। हमें अपने वैज्ञानिकों पर और अपने देश की इस महान संस्था पर गर्व होना चाहिए, जो दिन रात काम करती है। यह कहानी हर उस भारतीय की है जो अपने देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहता है। इसरो ने हमें सिखाया है कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि सफलता की ओर बढ़ने वाला एक कदम है। आज की पीढ़ी के लिए विक्रम साराभाई और अब्दुल कलाम जैसे लोग असली हीरो और प्रेरणा स्रोत हैं। हमें इन वैज्ञानिकों के जीवन से सीखना चाहिए कि देश प्रेम का असली मतलब अपने काम को ईमानदारी से करना है। जब हम अपने काम में अपना 100% देते हैं तो देश अपने आप आगे बढ़ता है। चांद और मंगल तो बस पड़ाव हैं। अभी तो हमें और भी आगे जाना है और सितारों को छूना है। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरी मानवता की भलाई के लिए है ना, कि किसी पर राज करने के लिए। यही हमारी संस्कृति है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करती है और सबको साथ लेकर चलती है। आज हमने इसरो के संघर्ष और सफलता की इस महागाथा को बहुत ही बारीकी से जाना और महसूस किया। हमने देखा कि कैसे शून्य से शिखर तक का सफर तय किया जाता है और कैसे इतिहास रचा जाता है। मुझे उम्मीद है कि इसरो की यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी और आपका सीना गर्व से चौड़ा हो गया होगा। अगर आपको लगता है कि भारत की यह उपलब्धि हर किसी को पता होनी चाहिए, तो आप अपना फर्ज निभाएं। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, ताकि यह कहानी और लोगों तक पहुंचे। आपका एक लाइक इस वीडियो को YouTube पर और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा।
हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही गर्व से भरे और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे जो आपको प्रेरित करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।